ड्रामा के स्टार्ट में हम मियाओ पी का सीन देखते हैं जहां पर मास्टर और डिसिपल दोनों ही लिन झिंझाओ को मार रहे होते हैं, पर ली झिंझाओ बोलती है कि मास्टर मेरी बात सुनिए, ना ही मैंने अपनी लिटिल सिस्टर को मारने की कोशिश की है, ना ही मैं डीमन के साथ मिली हुई हूँ। मास्टर कहते हैं तुम कितना झूठ बोलने की कोशिश करोगी, साफ दिख रहा है कि तुम्हारे अंदर डीमन की प्रवृत्ति झलक रही है। आज मैं तुम्हें 10,000 स्नेक्स के बीच में छोड़ दूंगा, जहां से तुम कभी भी नहीं निकल पाओगी। वहां से निकलना नामुमकिन है और उसे अपनी पावर के द्वारा 10,000 डीमंस के बीच में धक्का दे दिया जाता है। इधर हम मॉडर्न एरा का सीन देखते हैं जहां पर ली जिनझाओ स्टोरी पढ़कर बहुत गुस्सा कर रही थी कि इसके बाद जो उसकी लिटिल सिस्टर होती है ना, और भी टैलेंटेड हो गई, क्योंकि उसकी इनर वॉइस सभी लोग सुन सकते थे। इसी वजह से वो उसका फायदा उठा रही थी, यहाँ तक कि उसने पूरी की पूरी जितनी भी कल्टिवेटिंग पावर थी ना अपने पास कर ली। कहती इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अचानक से वो सीवर में गिर जाती है और उसकी आंख खुलती है। इधर कहती है कोई तो मुझे उठा दो, मुझे घर जाना है, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। उसकी सारी पावर वापस आ जाती है, आंखें बंद हो जाती है, फिर से उसकी आंख खुलती है थोड़ी देर में। कहती है कि मैं कहाँ पर आ गई और ये जगह क्या है। वहाँ पर सिस्टम आ गया है जो बताता है कि 21st सेंचुरी में तुम्हारी डेथ हो चुकी है सीवर में गिरने की वजह से, और अभी तुम यहाँ पर जो दूसरी झिंझाओ है उसकी एनर्जी लेकर आई हो, तो मैं यहाँ पर वो जिंदगी जीने पड़ेगी। कहती है कि नहीं, मैं नहीं जीऊंगी ये जिंदगी। कहते हैं कि हाँ, साइड कैरेक्टर है तुम्हारा, याद रखो। से यहाँ पर आए ऊपर से साइड कैरेक्टर लिटिल बेबी सिस्टम, मेरी बात तो सुनो लिटिल बेबी सिस्टम। और वहां पर लिटिल बेबी सिस्टम तो गायब हो चुका होता है, लेकिन कान में आवाज आती है कि कौन शोर कर रहा है इतना। ये कहाँ हो प्लीज, उसे अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। कहती है कि मेरे लिटिल बेबी सिस्टम, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगी, प्लीज मोबाइल ऑफ होने से पहले मेरे पास आ जाओ प्लीज। और अचानक से वहां पर एक पर्सन बैठा होता है, तो देखते हैं कि वहां से एक रोशनी जा रही, पीछे मुड़ती है तो देखती है कोई भी नहीं। कहती ये क्या, यहाँ पर तो एक आदमी था, कहाँ गायब हो गया। पीछे से हम देखते हैं कि वहां पर स्नेक टीमन आते हैं। कहते हैं कि मेरे साथ वक्त बिताओ, तुम्हें जो चाहिएगा मैं वो। कहती है कि कौन हो तुम, प्लीज मुझे छोड़ दो। कहता है मैंने कहा ना, और उसको वो कट करने लगता है। कहती है कि ये किस तरह का आदमी है यार, इसके दांतों में ऐसा कौन सा पॉइजन मिला हुआ है जो मुझे ये सब करने पर मजबूर कर रहा है। कहती देखो तुमने मुझे फोर्स किया है तो मैं रुकूंगी नहीं, वैसे भी मैं पूरी तरीके से सिंगल हूँ, आज मौका मिला है तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। वहां पर दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और अपना वक्त बिताने के बाद ये तभी सिस्टम आता है। कहता है कि देखो तुम्हें डिफेंस मोड ऑन हो चुका है, तुम्हें इसको जल्द से जल्द मारना पड़ेगा वरना ये तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। कहती है डिफेंस मोड, कैसा डिफेंस मोड, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहती है लगता है मैं आदमियों से कुछ ज्यादा ही लगाव रखने लगी हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ, ये मेरा फिक्शनल कैरेक्टर है, क्या करने से मना नहीं चाहती थी, सिर्फ सोच ही रही थी, लेकिन उसका पैर फिसलता है, वो नीचे गिर जाती है, उठती है तो सर में दर्द होने लगता है। कहती है सॉरी सॉरी, तुम्हें चोट तो नहीं लगी, लेकिन देखती है कि उसने वो चाकू उसके सीने में आर पार कर दिया। कहती है अरे मैं तो तुम्हें मारना नहीं चाहती थी। इसने एक डीमन तुरंत ही वहां पर बेहोश हो जाते। कहती ओ चलो इसकी सांसें चल रही, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। कहती अरे किसी को मैंने मार डाला। इतनी देर में हम देखते हैं कि वहां पर बाकी और भी स्नेक आ जाते। कहते मेजेस्टी ये क्या हुआ, मुझे पता था ये ह्यूमन वर्ल्ड से ही कोई होगा जो इस तरह आपको परेशान कर सकता था। जैसे मेजेस्टी दवा खाते हैं और वो थोड़ा सा अच्छा फील कर रहे होते हैं, सैनिक बोलता है कि मियो पीक की लड़की थी, मुझे पता है, इसे मैं मार डालूंगा, आप बताइए ना इस तरह आप उसे क्यों छोड़ रहे हैं। कहते जाने दो, मैंने कहा ना कि उसे जाने दो, अपने मुंह पर लगाम रखो। कहते एक तो मौका मिला था इन लोगों से लड़ने के लिए, वो भी आप मुझसे छीन रहे हैं, मुझे आप पर यकीन ही नहीं हो रहा है मैजेस्टी कि आप इस तरह काम करेंगे। कहते मैंने कहा ना चुप हो जाओ वरना तुम्हारे मुंह को बंद कर दूंगा, मैं तो बस आपको अच्छी बातें बता रहा था। तब यहाँ पर मैजेस्टी उसका मुंह बंद कर देते हैं। इधर हम देखते हैं कि बेचारी जैसे ही अपने घर की तरफ जाती है ना, तो रास्ते में उसे एक पिग मिल जाता है, वो पिग पर बैठ जाती है और पिग स्पीड में भाग रहा होता है। कहती है अरे कोई तो मुझे छोड़ दो, मुझे बचा लो, चिल्ला रही होती है और अचानक से घर के सामने गिरती है, पता चलता है कि वो उसी का घर है। कहती है ओरिजिनल ओनर का घर, फाइनली मैंने उसे ढूंढ लिया। किसी तरह घसीट घसीट कर आगे बढ़ती है। कहती है क्या सिस्टम तुम ऑफलाइन क्यों हो गए, अच्छा खासा मुझे घर तो पहुंचा देते, मेरी इतनी किस्मत खराब है, सच में अपनी ऑर्गन बेच दूंगी इस तरह अगर मेरे साथ चलता रहा, प्लीज सिस्टम वापस आ जाओ। अब तो बारिश भी होने लगती है। कहती है ये तो हद हो गई, देखो यहाँ पर बारिश भी होने लगी, कोई तो आ जाओ। तभी उसका नौकर आता है कि तुम जैसे लोग यहाँ पर रोज ही आते हो, चलो निकलो यहाँ से। कहती है कि मैं इस घर की बेटी हूँ। कहते
बेटी वो तो म्याऊं पीक पे गई है अपनी कल्टीवेशन करने के लिए। कहती मेरी शकल देखो, शकल है ना? कहते हाँ आप तो सच में मिल रही। कहती मैं ही हूँ। अब बड़े तेज से नौकर चिल्लाता है कि मिस वापस आ गई। कहती अरे वो उस पीक को भी उठा लाओ, आज मैंने उसकी सवारी की है। पीक को बनाकर वो पूरा खा रही होती है स्पीड में। उसकी माँ कहती धीरे धीरे खाओ वरना चोक हो जाएगा, फिर तुम्हें बहुत परेशानी होगी। यहाँ पर उसके फादर भी कहते क्या हुआ है तुम्हें? कहती है पता है फादर मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। कहते अच्छा ठीक है चलो बताओ। उनके फादर कहते अच्छा म्याऊं पीक पे तुम्हारी कल्टीवेशन कैसे चल रही है? मन में सोचती है कि मुझे सब कुछ साफ साफ बता देना चाहिए, वैसे भी आगे चलकर मेरी ट्रेजिक डेथ हो सकती है, मेरे मदर और फादर की भी ट्रेजिक डेथ होगी, मेरा छुपाने से कोई मतलब नहीं बनता है। वैसे भी उस म्याऊं पीक पे मुझे कभी भी नहीं जाना है, मुझे अकेले ही रहना है। मैंने ये सोच लिया है कि मुझे अपने आप से ही कल्टीवेशन करनी है और अपने मदर और फादर की मिजरेबल डेथ को रोकना है। कहती फादर म्याऊं पीक से मुझे निकाल दिया गया और मैं पावरलेस हो गई। कहते क्या मतलब? तुम्हारे पास कोई एबिलिटी नहीं है और तुम यहाँ पर आ गई? वो तुरंत ही नीचे बैठ जाती है। कहती है मदर फादर आपकी डॉटर आपके लायक नहीं है, मुझे पता है कि मैंने इस फैमिली को शर्मिंदा किया है, लेकिन मैं झूठ छिपा कर यहाँ पर नहीं रह सकती हूँ। तुरंत ही उसके मदर और फादर उठा लेते हैं कि सिली गर्ल इस तरह की बातें नहीं करते हैं। म्याऊं पीक में तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ ना, बिना पावर के उन लोगों ने तुम्हारे साथ बदसलूकी की। कहती है मदर और फादर आप मुझे ब्लेम नहीं कर रहे हैं। उसके फादर कहते हैं लिन फैमिली में तुम इकलौती हो, आखिर हम लोग तुम्हें कैसे ब्लेम कर सकते हैं? मेरी बेटी ने बहुत कष्ट सहा है। अब तो मन में और सोच लेती है कि इस तरह अपने मदर और फादर भले ही वो मेरे नकली हैं, लेकिन इस ओरिजिनल ओनर की बॉडी में मैं आई हूँ तो उनकी केयर जरूर करूंगी। और ये सो कॉल्ड इमोर्टल जो सर्वाइव करने के लिए मुझे किसी भी हद तक पहुंचा सकते थे ना, मैं उनका बुरा हाल करूंगी। कहती है कि देखो अब मैं क्या क्या करती हूँ। अचानक से उसके पेट में एक लाइट सी चमकती है, उसके पेट में दर्द होने लगता है। कहती क्या हुआ बताओ ना जिंजाओ, क्या हुआ तुम्हें? फिजिशियन बड़ी देर तक देखते रहते हैं तो उसके मदर और फादर कहते हैं मेरी बेटी को कोई बहुत बड़ी तकलीफ है क्या? जल्दी से बताओ हम लोग उसका इलाज करवाएंगे। कहते हैं नहीं नहीं यंग लेडी प्रेग्नेंट है। कहती क्या प्रेग्नेंट है? तीनों की आंखें खुली रह जाती हैं। इधर हम मैजेस्टी को देखते हैं जो अभी तक जिंजाओ के साथ बिताई हुई रातों को भूल नहीं पा रहे थे। वो लड़की मेरी आंखों के सामने से नहीं हट रही है। कहते यहाँ पर आओ मैं कल्टिवेट करने जा रहा हूँ, यहाँ पर मुझे कोई भी नहीं दिखाई देना चाहिए, मतलब कोई भी नहीं, जब तक मेरा साइकिल ना पूरा हो जाए। कहते हैं मैजेस्टी लेकिन हम लोग तो आ सकते हैं ना? कहते हैं मैंने कहा ना यहाँ पर कोई नहीं आएगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मैजेस्टी की माँ आ जाती है। कहती है मैं तो आऊंगी यहाँ पर और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। तब वहाँ पर नौकर तुरंत ही ऑनर लेडी को ग्रीट करता है। कहता है मदर आप यहाँ पर? कहती है कि हाँ यहाँ पर 500 ईयर से कोई भी बच्चा नहीं हुआ है और तुम कब तक, क्या अपनी कब तक तुम ऐसे ही रहोगे? क्या अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखोगे क्या? अब सबके सामने ये बात आ गई कि तुम्हारे बच्चे नहीं पैदा हो सकते, तुम यूजलेस हो। कहता है मदर मैं अभी कल्टिवेट कर रहा हूँ। कहती है कल्टिवेट? तुम टेंग स्नेक क्लैन के इकलौते वारिस हो, अभी तक कोई बच्चा नहीं हो, बताओ मेरी जिंदगी कैसे कटेगी? कम से कम मैं ग्रैंड चिल्ड्रन का अपने मुंह तो देख लूं। तुम इस तरह मुझे कैसे अंधे कुएं में धक्का दे सकते हो? मैंने तुम्हारे लिए कुछ लड़कियों का इंतजाम किया है, जैसी माँ वैसी लड़कियां। वहां पर आ जाती ब्रदर ब्रदर। कहती है मेरे बेटे इनकी स्ट्रेंथ देखो और इनकी पर्सनैलिटी देखो, ये पावरफुल ब्लड लाइन को जन्म देंगे। उनको देखकर तो यहाँ पर अब मैजेस्टी की दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं कि ये सब मारे डालेंगे मुझे। कहती दूर हटो, अगर मेरे पास कोई भी है ना तो देख लेना। सब जाकर मैजेस्टी के चिपक जाते हैं, मैजेस्टी की सांसें रुक जाती हैं। सबका किस था कि रुकने का नाम ही नहीं लेता। सैनिक का भी दम घुट रहा होता है, मैजेस्टी सांस भी नहीं लेते। इतनी देर में मैजेस्टी के पास एक जेट होता है जो चमकने लगता है। मदर कहती चुप हो जाओ सब के सब, दूर हटो। कहते हैं क्या हुआ बताइए ना क्वीन, क्या हुआ? अरे ये देखो इनका मैजेस्टी का जेट चमक रहा है, मतलब ब्लड लाइन मैजेस्टी की आ चुकी है, डिसेंडेंट्स पैदा हो चुका है। कहते हैं मदर देखो ना सच में ग्लो कर रहा है, मतलब मेरी ब्लड लाइन आ चुकी है। अब इस पर मदर को तेते से हंसने लगती है कि फाइनली मेरी उम्मीदें पूरी हो गई, मेरा ग्रैंडसन। बाकी जितने भी वहां पर और भी लोग आए हुए होते हैं ना वो भी हंस रहे होते हैं कि बेबी आ गया, बेबी आ गया, उसे डेंजर से बचाना पड़ेगा। याद आ जाता है कि वो तो मॉर्टल वर्ल्ड की है कि चलो जल्द से जल्द उसे यहाँ पर लेकर आओ। कहते हैं मदर मुझे ह्यूमन वर्ल्ड जाना पड़ेगा। मदर कहती है कि अभी कॉन्सर्ट को लाना, ह्यूमन वर्ल्ड जाकर क्या करोगे? कहता है मदर वही तो जाना है। वो हंसने लगता है और वहां से चला जाता है। उसकी माँ कहती है कि देखो अब मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। इधर हम देखते हैं कि फिजिशियन आते हैं, कहते हैं कि आपके पास अब बचने का कोई तरीका नहीं है, आपको ये मेडिसिन पीनी ही पड़ेगी ताकि जल्द से जल्द इस बच्चे को अबॉर्ट कर पाए। कहती है कि इस बाउल से कोई काम नहीं चलेगा, इससे बड़ा बाउल लेकर आओ। वो बड़ा सा प्याला मंगाती है, कहती है कि वाह इससे मैं बच्चे को अबॉर्ट कर दूंगी। लेकिन इतनी देर में उसकी मदर आती है, कहती है बहुत बड़ी ट्रबल क्रिएट हो गई है। मियाओ क्लैन से जो तुम्हारे ब्रदर लोग थे ना उन तुम्हारे फादर को जबरदस्ती उठाकर लेकर गए हैं क्योंकि उन्हें कोई जड़ी बूटी चाहिए। कहती है कि
छोड़ूंगी नहीं, इसने लाइन क्रॉस कर दी है, मेरे मदर फादर तक आ चुका है, आज देखो मैं इसका क्या करती हूँ। उसकी माँ कहती है बेटा लेकिन तुम उन लोगों से कैसे जीत पाओगी, वो लोग बहुत ताकतवर हैं। कहती है मदर चिंता मत करो, मैं भी पावरलेस नहीं हूँ, अपने आप को प्रोटेक्ट करना अच्छे से जानती हूँ। कहती है ब्रदर्स, सारे मेरे लिन फैमिली के ब्रदर्स तैयार हो ना उस दुष्ट आदमी से निपटने के लिए। कहते हैं हाँ तैयार हैं। कहती वेपन उठाओ चलो। अब सबके सब अपना अपना जो भी वेपन था ना उठा लेते हैं। कहती चलो मेरे पीछे पीछे। वो ब्रदर होते हैं ना मियापी के, वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारी बेटी को वहां धक्के मारकर निकाल दिया, उसकी तो मौत हो गई, वैसे ही मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। कहते हैं कि मेरी बेटी नहीं मर सकती, याद रखो। कहते हैं मैंने तो उसे अपने हाथों से मांगा है, मैं बस तुमसे आर्टिफैक्ट मांग रहा हूँ, मुझे वो दे दो। एक बोधि फ्रूट होता है जो उसे चाहिए था, लेकिन जो जनरल होते हैं वो देने से मना कर देते हैं कि आज अगर तुम मेरी जान भी ले लोगे ना तब भी मैं नहीं दूंगा। कहते हैं देना पड़ेगा, तो वो उसके मुंह पर थूक देते हैं। कहते हैं कि मेरी बेटी जिन झाओ आएगी वहां पर और देखना तुमसे बदला लेगी। कहते हो, आएगी ओल्ड मैन, चलो मैं तुम्हें पहले ही मार डालता हूँ। जैसे मारने चलते इतनी देर में जिन झाओ आ जाती है, तब इस पर ब्रदर कहते हैं तुम मरी नहीं। कहती है कि हाँ मरू कैसे, मैं आपने मुझे इतना पावरलेस कर दिया, क्रिपल बना दिया, लेकिन बोधि फ्रूट आपको नहीं मिलेगा। मुझे पता है जूनियर ब्रदर आपके पास पावर है लेकिन इतनी भी नहीं है। कहता है मुझे वो चाहिए वरना तुम्हारी फादर की मौत हो जाएगी। कहती है अच्छा फादर की बात है तो मैं तुम्हें वो बोधि फ्रूट देने के लिए तैयार हूँ। उसके फादर कहते हैं नहीं दूंगा। तुम ऊपर हाथ रख लेती। कहती फादर मेरे प्लान में प्लीज मेरा साथ दीजिए। सोच चलो कम से कम थोड़ी देर के लिए इसको खाना खिलाएंगे, उसमें आर्सेनिक डाल देंगे, वहां पर उसके लिए खाने का इंतजाम किया जाता है। खाना देख कर उसका ब्रदर समझ जाता है कि मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना, इसमें तुमने आर्सेनिक डाला है। कहते हैं ब्रदर डाला है लेकिन आप ये नहीं खा रहे तो कोई बात नहीं, ये एक तरह की सैलेड है। कहते हैं ये सैलेड क्या है मुझे बताओ। कहती हो इस एरा के लोग क्या ही जाने। अब जूनियर ब्रदर उसको मारने के लिए खड़े हो जाते हैं। कहती है वो मुझे बचना पड़ेगा, सिस्टम कहाँ पर हो, बहुत बड़ा थ्रेट आ गया है। अब वहां पर सिस्टम अपनी पावर का यूज करता है। सिस्टम कहता है डांस करो, वो अपनी कमर इधर करती उधर करती, घंटों भर इधर उधर कमर क्या करती। कहती है कि अरे सिस्टम मेरी जान लोगे क्या, क्या ऐसे ही चलता रहेगा। उसका ब्रदर बीच में तलवार मार ही नहीं पाता, उसके पेट पर बस उसका हाथ इधर उधर ही चल रहा था। कहते हैं मेरा हाथ एक जगह पर रुक क्यों नहीं रहा है, कोई मुझे बताओ ना। पता चलता है कि उसकी स्किल 90% अब ठीक हो चुकी है। कहती है कि वाह अब मैं इसे मार सकती हूँ। अपना पैर ऊपर उठाती है और अपनी पूरी पावर एकत्रित करती है। कहती है क्या तुम्हारी पावर गई नहीं थी क्या। कहती है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं अपनी पावर को अपग्रेड करती रहती हूँ और तुम्हारी पावर नीचे गिरती रहेगी। कहते हैं ठीक है फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। उन दोनों के बीच में लड़ाई होती रहती है। उसकी पावर देखकर तो उसका ब्रदर कहता है वाह तुम तो सच में पावरफुल निकली, लेकिन इतनी देर में घर के नौकर आ जाते हैं जो उसके सर पर मार देता है। कहता है आई एम सो सॉरी, उसे मारने चलता है। इतनी देर में क्या करती है झिंझा उसकी तलवार आर पार कर देती है। कहती है तुम्हें तो मरना ही था यहाँ पर। अब वहां पर घर के बाकी नौकर उसे पीट पीट कर बुरा हाल कर देते हैं। कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन ठीक नहीं हो पाओगे। वो उसका गला ही काट देती है वहां पर। कहती है इस तरह के लोगों को मैं क्या ही करूँ, बीच में आ गए हैं मेरा काम खराब करने के लिए, तो मुझे मारना ही पड़ा ना। इतनी देर में उसे पता चलता है कि कोई बाहर खड़ा है। कहती हो ये कौन है, ये तो जाना पहचाना लग रहा है। उसके पेट में दर्द होता है, वो वहां पर बेहोश होती है। अभी हम देखते हैं कि स्नेक डीमन उसे वहां पर उठा लेकर आ गए थे। कहती वाह कितने हैंडसम पर्सन मेरे सामने है, जरा सा आंखें खोल कर और देखते। कहती जाना पहचाना क्यों लग रहा है। कहती तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम मरे नहीं हो तुम जिंदा हो। कहते हैं हाँ मैं तुम्हारे सामने मर्सी दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे सामने अपनी जुबान चलाओगे। कहती देखो मैं जानती हूँ कि तुमने मेरी सारी छानबीन तो कर ली होगी, लेकिन तुम ही हो ना जो म्याऊं पीटते कर मेरी खबर पहुंचा रहे हो कि मैं जिंदा थी, आज मैं तुम्हें मार डालूंगी। कहते हैं मारो। वो उसके ऊपर लगातार तलवार से अटैक करती रहती है, लेकिन स्नेक डीमन पीछे हटे रहते हैं। जैसे मारने चलते थे उसकी तलवार आगे ही नहीं बढ़ती। पता चलता है कि सिस्टम ने जो उसे पावर दी थी ना वापस ले लिया और वो नीचे गिर जाती है। कहती ये क्या मैं तो बर्बाद हो गई, माफ करिएगा हैंडसम, मैं आपको बिल्कुल भी मारना नहीं चाहती थी, मैं तो बस अपनी बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेच कर रही। हाथ देते हैं कहते हैं चेक कराओ अपनी बॉडी को। जैसे ही यहाँ पर स्नेक डीमन चेक करते हैं कहते हैं वियर्ड, तुम्हारे पास थोड़ी देर पहले पावर थी लेकिन अभी चली गई, इसी वजह से यहाँ पर नाटक कर रही हो ना, सॉरी बोल रही हो, अदरवाइज मैं तुम्हें मार डालूंगा। सर्वाइव करने के अच्छे तरीके ढूंढ लेती हूँ। उसका मुंह ऊपर उठाते हैं कहते हैं कि सॉरी बाद में बोलना, इतना याद रखो कि तुम्हें डरने की जरूरत है। कहती है कि तुम इतने अच्छे हो और इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो। कहते हैं जानते हो ये टैंक्सन क्लैन है, यहाँ से बचना नामुमकिन है। अब उसे याद आता है कि उसने नॉवल में पढ़ा था कि ये सबसे क्रूएल टैंक्सन क्लैन है जहाँ से कोई भी बचकर नहीं जा सकता, मतलब अगर पेट में बच्चा है तो बिल्कुल भी बचकर नहीं जा सकता है। स्नेक डीमन कहते हैं कि याद रखो बच्चा जिंदा तो तुम जिंदा, तुम मरी तो बच्चा मर जाएगा। मन में सोचती हूँ टैंक्सन क्लैन अपनी जगह पर, लेकिन तुम
मुझे भ्रमित नहीं कर सकते हो। मैजेस्टी कहते हैं कि मुझे लेट डाउन मत करना, याद रखना सोल्जर तुम्हारे साथ जुड़ चुका है और तुम लिन फैमिली के साथ टिंगसन मिले से जुड़ चुकी हो। कहती क्यों नहीं, इससे जुड़ गई हूँ, लेकिन तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते हो। कहते हैं हाँ, धूल के समान मैं तुम्हें यहाँ से उड़ा दूंगा। हम देखते हैं कि लिटिल सिस्टर को जो प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन ब्रदर को देखते हैं कि अभी भी वो जिनजाओ की यादों में खोए हुए हैं। तो जानबूझकर नीचे गिरती है, कहती मेरे पैर में मोच आ गई है, बस थोड़ा सा एक्सीडेंट है। वहां पर वो नीचे बैठ जाती है, कहती है कि मुझे पता है कि आप अभी भी जो है जिनजाओ की यादों में खोए हुए हैं। मन में सोचती है कि मैं क्या करूं ब्रदर, आप लोग को मेरी वजह से इतना दुख सहना पड़ रहा है। वो तो बस मुझे मारने आई थी, मुझे मार देती तो अच्छा होता। और उसके मन की आवाजें सुनकर ब्रदर कहते हैं कि तुम कितनी अच्छी और काइंड हार्टेड हो, मैं तुमसे भला कैसे बहस कर सकता हूँ। इतनी देर में पता चलता है कि जूनियर ब्रदर को कुछ हो गया है। वो लोग आते हैं तो देखते हैं जेट टूट गया, उसे किसी और ने नहीं, ली चिंचाओ ने मारा है। कहते हैं कि ये लड़की को ज्यादा ही बढ़ने की कोशिश कर रही है, हम लोग इसे जान से मार डालेंगे। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि बोधी फ्रूट लेने के लिए जो है सिन्मी ने भेजा था, तो नीचे बैठ जाती है। कहती ब्रदर लोग मेरे ऊपर शक कर रहे हैं, मैं तो बस अपने भाई के लिए सब कुछ कर रही थी। तब मन की आवाजें सुनकर दोनों ब्रदर कहते हैं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसे रिवेंज भी लेंगे। और अब वो मुस्कुरा रही होती है। इधर हम देखते हैं कि 3 दिन बीत चुके होते हैं, लेकिन अभी तक जिनचाओ वापस नहीं आई थी। उसके मदर फादर बहुत चिंता कर रहे होते हैं कि हमारी बेटी किसी मुसीबत में ना हो। इतनी देर में वहां पर जिनझा आ जाती है। उसके मदर फादर कहते हैं कहाँ गई थी बताओ मुझे। वो अपने सर पर हाथ रखती है। पता चलता है कि जब वो स्नेक क्लैन से वापस आने वाली होती है तो मैजिस्ट्रेट उसे रोक लेते हैं कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो। कहती है क्यों नहीं जा सकती हूँ। तब वहां पर बताते हैं कि जो तुम्हारे पेट में बच्चा है अभी तक स्टेबल नहीं है, स्टेबल करने के लिए तुम्हें कुछ और क्रियाएं करनी पड़ेंगी। कहती कौन सी क्रियाएं मुझे बताओ, कहाँ पर करनी है। ये थे डुअल कल्टीवेशन। कहती क्या डुअल कल्टीवेशन, ऐसी सिचुएशन में। कहते हाँ, ज्यादा देर नहीं करना चाहिए। मैजेस्टी को तो मौका चाहिए था, वो उसको किस करने लगते हैं। कहती है कि तुम मेरे साथ इस तरह मत करो प्लीज। कहते हैं मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, डुअल कल्टीवेशन तो करना ही पड़ेगा। कहती है मैं ह्यूमन हूँ, प्लीज थोड़ा सा सब्र कर लो। कहते हैं बिल्कुल भी सब्र नहीं होगा। और वहां पर वो उसको किस करने लगते हैं। दोनों अपना वक्त साथ में बिताते हैं। मन में सोचती है कि अब जो भी कुछ हुआ मैं मदर फादर को क्या ही बताऊं। आई स्वेयर अगर कल मैं वापस चली आती ना तो कुछ ज्यादा ही अच्छा होता। कहते हैं बताओ ना क्या हुआ। कहती है वो रोड एक्सीडेंट हो गया जिसमें से एक लोगों ने मुझे बचा लिया, होश आया तो मैं जल्द से जल्द यहाँ पर भागते हुए आई। कहती है उसकी माँ लेकिन तुम्हारे इतने डार्क सर्कल क्यों हैं। कहती है रात भर जगी हूँ ना, दर्द की वजह से नींद ही नहीं आई, इस वजह से। इधर हम देखते हैं मैजेस्टी को जो सोचते हैं कि मुझे अपने होने वाली वाइफ को अपने पास ही रखना पड़ेगा, वरना मेरे क्लैन के लोग कहेंगे कि एक प्रेग्नेंट वाइफ को ये संभाल नहीं सकता, लौट क्या बनेगा। वहां पर जितनी भी प्रेगनेंसी पर किताबें थी ना कि स्नेक के बेबीज को कैसे पाला जाता है, उनके प्रेग्नेंट लेडी को कैसे रखा जाता है, उसने सारी बुक मंगाई होती है। तो वो बता रहा होता है कि तुम्हें कुछ ज्यादा ही इन बुक्स के बारे में पता है। कहता है कि मुझे नहीं पढ़ना है, तो वो ले जाने लगता है। तो कहता है अरे रख दो मैं पढ़ लूंगा। वो पढ़ने लगता है तो पीछे से इस पर स्नेक भी स्माइल कर रहा होता है। तो कहते हैं क्यों, तुम्हारे भी बेबी होने वाला है क्या। कहते हैं अरे नहीं मुझे बेबी नहीं चाहिए। तुम्हें क्यों नहीं बेबी चाहिए। कहते हैं अगर मैंने बेबी कर लिया ना तो मैं हर रात अपना एंजॉयमेंट कैसे कर पाऊंगा। कहते हैं क्या। कहते हैं और क्या, इस तरह का टास्क मुझे हर रोज करना होता है। कहते हैं मुंह पर लगाम रखो, मुंह से जैसे ही बोलते हो ना कुछ ऊट पटांग ही बोलते हो, जाओ यहाँ से। लेकिन जिन जाओ बैठी होती है। कहती सिस्टम मेरे सिस्टम ही किड, मेरी सिस्टम ही किड, आ जाओ वापस और मेरी कल्टीवेशन को जगह, जितने पैसे हैं उसमें से मुझे कुछ बुक दे दो ताकि पढ़ाई लिखाई कर लूँ। वो पढ़ने लगती है। कहती है ये किस तरह के बुक है, लेट जाती है। कहती है कि मुझे तो उससे जो मियाओ क्लैन के लोग हैं ना उनसे बदला लेना ही है। सिस्टम कहता है तुम किसे पागल बना रही हो। कहती है पागल नहीं बना रही हूँ, तुम मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं, तुम मेरे लिए सोल्यूशन का काम करती हो। और वो डैम स्नेक मैं उसे देख लेती हूँ ना तो मुझे गुस्सा आता है, मैं उससे बदला लेना चाहती हूँ, मन करता है उससे दूर भाग जाऊं। इधर हम देखते हैं कि जिंजाओ से बदला लेने के लिए वहां पर सिन्मी और ब्रदर आ जाते हैं कि आज इस जगह को खाक में मिला देंगे, हर जगह सिर्फ राख ही राख होगी। वो लोग एक बैरियर तैयार करते हैं और उस बैरियर के जरिए वहां पर हमला करने के लिए जाते हैं, लेकिन इतनी देर में उन दोनों पर ही हमला हो जाता है। मुंह से ब्लड निकलने लगता है। पता चलता है वहां पर स्नेक डीमन आ गए हैं कि सुना वो लोग बताते हैं कि हम लोग मियाओ पीक के हैं तो हम लोगों से लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं। कहते हैं कि भाग जाओ यहाँ से वरना मुझे ब्लेम मत करना। तब इस पर ब्रदर कहते हैं मैंने अपने पीक का नाम बता दिया तब भी तुम मुझसे लड़ने की कोशिश कर रहे हो। इस पर स्नेक डीमन बोलते हैं कि पता है कि तुम जो इस ओल्ड मैन के दम पर उड़ रहे हो ना, मैंने उसे एक बार हराया है और वो ओल्ड मैन मेरे सामने आने की हिम्मत भी नहीं करेगा। तो वो दोनों क्या करते हैं ना लड़ने के लिए जाते हैं स्नेक डीमन से।
एक ही वार में उसे नीचे धक्का दे देता है। कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया। स्नेक डीमन हमला करने चलते तो वो अपने भाई को आगे कर देती है। कहती है कि ये सब इसकी वजह से हुआ, मुझे माफ कर दीजिए सीनियर ब्रदर, ये मुझे यहाँ पर जबरदस्ती लेकर आया था, इसने मुझे फोर्स किया। उसके पैर मारती रहती है और उसे लगातार बेइज्जत करती रहती है। उसका ब्रदर कहता है क्या बकवास कर रही हो, मैं तुम्हें भला क्यों लेकर आऊंगा। वो अपने कपड़े सही करती है। कहती है ब्रदर मैं तुम्हें सर्व करना चाहती हूँ, मैं मियाओ पी की हूँ, फ्यूचर में हम दोनों बहुत अच्छा काम कर सकते। तुम पागल बना रही हो, तुमने मुझे धोखा दिया। कहती मुंह बंद रखो अपना, और उसके सीने पर ना अपना पैर रगड़ती रहती है। तब यहाँ पर स्नेक डीमन कहते हैं वाह, कुत्ते को कुत्ता ही अच्छे से जान सकता है और उसे देख भी सकता है, उसे परख भी सकता है। कि यहाँ पर स्नेक डीमन बोलते हैं कि बस बहुत हुआ, तुम दोनों को देखने के बाद अब मेरा गुस्सा बढ़ गया है, मैं तुम दोनों को ही नहीं छोड़ूंगा। वो अपनी पावर से उन दोनों को मारने चलते हैं, लेकिन इतनी देर में एक स्नेक डीमन सोचते हैं कि आखिर हुआ क्या था। वो बुक्स को पढ़ रहे होते हैं, तभी उन्हें पता चलता है जिनझाओ पर अटैक करने के लिए म्याओ पीक से जो है डिस्पेल गए हुए हैं। ये बिना ताकत के लोग मेरी होने वाली वाइफ को कष्ट पहुंचाने जा रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मदर आ जाती है, गुजारिश लेकर आई हुई होती है कि जाकर म्याओ पीक के लोग कुछ आक्रमण करने गए हैं, जाकर उन्हें अच्छा सबक सिखाओ। कहते हैं मेरे और मेरी मदर का मकसद एक ही है। पता चलता है कि वहाँ पर उसके सीनियर ब्रदर आ गए हैं। देखो ना ब्रदर, इस आदमी ने हम पर अटैक किया और ये सब सिर्फ इस सिन्मी की वजह से हुआ है। मन में सोचती है कि अब मैं क्या ही बताऊं, मैंने तो अपने ब्रदर को बचाने के लिए सब कुछ किया था ताकि मेरा ब्रदर बच जाए। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो हम दोनों ही मारे जाते। उसके मन की आवाजें सुनकर उसका भाई कहता है अरे तुम तो कितनी काइंड हार्टेड हो। मेरे ब्रदर कहते हैं कि हमें इस तरह नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि हमारी पावर बहुत कमजोर है, और इस तरह अगर हम अपनी पावर को और आगे बढ़ाएंगे तो हम लोगों को और भी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। इसी वजह से हमें तुरंत यहाँ से चलना चाहिए। कहती हाँ सही कहा, आखिर हम लोग म्याओ पीक के रहने वाले हैं, जरा सा भी हम लोगों को दुख हुआ या दर्द हुआ तो हम लोग दोबारा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कहती है कि हाँ सही कहा, वैसे भी जिनझाओ तो है ही पावरफुल, इसी वजह से शायद मेरे दोनों ब्रदर उसका साथ दे रहे हैं। और हम देखते हैं कि जिनझाओ के फादर उसे अपने हिडन एरिया में लेकर जाते हैं, जहाँ पर उन्होंने सारी चीजें छिपा कर रखी होती है, एकदम महंगी ईस्ट सी मरमेड की एसेंस रखी होती है, बर्निंग फ्लेम्स रखी हुई होती है, सोल रिवाइविंग ग्रास भी रखी हुई होती है। कहती है कि वाह इतनी अमीर, मैं तो 21st सेंचुरी में बहुत ही गरीब थी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद वाह मेरी लाइफ कितनी अच्छी हो गई। उसके फादर कहते हैं जिन जाओ ये हिडन रूम अब से तुम संभालोगी। कहती है लेकिन फादर मैं, पता चलता है लिन फैमिली के बाकी मेंबर भी आ चुके होते हैं। कहती हैं कि अरे आप सब यहाँ पर एक साथ। तब जो गार्जियन होते हैं बोलते हैं कि तुम्हें ये शॉप संभालने के लिए दी गई थी, सोनो शौकत पर तुम राज कर रहे हो, हम लोगों को क्या, क्या हम लोगों को इसमें हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। जनरल बोलते हैं कि कैसा हिस्सा आप लोग को चाहिए, ये सब मेरी दौलत है आपकी नहीं। मालिक का बेटा होता है ना, उनका दिल आ चुका होता है ली झिंझाओ पर। कहता है कि ये कितनी अच्छी है, मुझे इसी से शादी करनी है फादर, और उसके मुंह से पूरे टाइम लाट टपक रही होती है कि ये बहुत सुंदर है, मुझे इसी से शादी करनी है। कहती मुझे शादी नहीं करनी है। उसके फादर कहते शादी तो करना पड़ेगा। जनरल कहते आओ तो हिम्मत है तो दिखाओ। इंडियन फैमिली का एक और आदमी आता है, कहता है हाँ मैं लड़ूंगा। उसका हाथ वो तोड़कर फेंक देती है। कहती किसकी इतनी हिम्मत कि मेरे फादर पर अटैक कर सके। अभी हम देखते हैं कि वहां पर एक रस्सी लाई जाती है जिस बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, इमोर्टल रोप इसे कहते हैं। वहां पर उसका बेटा कहता है फादर अब तो मुझे ये तुरंत ही चाहिए, प्लीज मेरी शादी इससे करा दो। वही आदमी फिर से अटैक करने के लिए जाता है जनरल पर, तो वो उसके ऊपर फिर से अटैक करती है, उसे दूर गिरा देती है। कहती है कि वाह मेरी वाइफ तो कितनी ताकतवर है, मुझे यही चाहिए था कि अच्छे अच्छे बच्चे पैदा कर सके। कहते हैं कि हाँ अगर ये रोप हटा देना तो मैं बच्चे पैदा करूंगी और तुम्हारे बेटे का बहुत ख्याल रखूंगी। कहती फादर मान जाओ ना कि सारे ट्रेजर तुम इन लोगों को दे दोगे। कहती है चलो अब मेरे से रस्सी हटा भी दो, के बेटे से शादी कर पाऊं। कहते अब अच्छी बात कही। तुरंत ही दरवाजा खुलता है, वो लोग ट्रेजर देख रहे होते हैं, अंदर की तरफ जाते हैं। वो उन सबको अपनी पावर के जरिए रोक देती है। उसके फादर जाते हैं और घर के मुखिया को ना खूब तेज से गाल मरोड़ देते हैं, और वहां से वो एक एक ट्रेजर देख रही होती है। सिस्टमी यहाँ पर आओ, बताओ ये कितने का होगा लगभग। वो बोलती है 3000 टेल्स। इतना नहीं चाहिए मुझे, अपने पास ही रखना पड़ेगा। सारे के सारे गायब कर देती है। कहती है कि तब तक संभाल कर रखती हूँ, वैसे भी एक दिन अमीर होना है मुझे। अपनी पावर को हटाती है, तब वहां पर जो मुखिया होते हैं उनके गाल में दर्द हो रहा होता है, लेकिन उनकी नजर पड़ती है सामने कि सारे पर्ल गायब हो चुके हैं। कहते किसने किया गायब बताओ ना। वो बोलते रहते सबके कानों से जैसे खून निकलने लगता है। कहती है मैं क्या ही एक्सप्लेन करूं, मैं तो तुम्हारे पीछे थी, बोला मैंने क्या देखा, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। बहुत बेवकूफ बना लिया, लेकिन अब ज्यादा बेवकूफ नहीं बना पाओगी।
रोने लगती है, कहती है कि आप तो मेरी शादी कराने वाले थे और अब तो आप मेरा दिल तोड़ रहे हैं। आखिर मैं आपके बेटे को सन इन लो कैसे बनाऊंगी? तो उसका बेटा कहता है, फादर मान जाओ ना प्लीज, मुझे इसी से शादी करनी है, इतनी सुंदर लड़की है। उसके फादर कहते, सच में शादी करोगी क्या? कहती है, क्या करूँ, करना पड़ेगा ना शादी, है ना। वहाँ पर वो एक पेपर देती है, कहती तुम सब इस पर स्टैंप लगा दो। वहां से चले जाते हैं कि कुछ देर में शादी हो जाएगी। पता चलता है कि उन लोगों ने एक लेटर बनाया था कि अब लिन फैमिली का उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। लिन फैमिली का एक भी मेंबर अगर उनकी लाइफ में हस्तक्षेप करेगा ना तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। नौकर आकर बताता है कि आपको चलना पड़ेगा। कहती है, अरे वहाँ पर अपनी दासी को एक आइडिया बताती है। इधर हम देखते हैं कि लिन कैम्प के सारे मेंबर फिर से आ जाते हैं कि तुमने झूठ बोला, तुमने साइन करा लिया, हम तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसका बेटा कहता है, मेरी वाइफ तो मुझे छोड़कर चली गई। बुड्ढा कहता है कि आओ आओ, मैं तुमसे लड़कर रहूंगा। इतना चिल्लाता है कि जनरल बाहर आते हैं। कहते हैं, क्यों चिल्ला रहे हो? चिल्लाते चिल्लाते ही जान निकल जाएगी। वो बुड्ढा सच में नीचे गिर जाता है। उसका बेटा कहता है, मेरी वाइफ दे दो, मेरी वाइफ दे दो। वहां पर नौकर आती है और उसके ऊपर पूरा जो गंदा पानी होता है न डाल देती है। वो सारी बदबू आने लगती है। कहते हैं, आखिर में तुम लोगों को मैं ही क्यों मिलता हूँ ये गंदगी फैलाने के लिए? आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? उसे सब लोग उठाकर लेकर जाते हैं। तभी वही बुढ़ा आदमी फिर से इमोर्टल रोप का यूज करता है। कहता है, इसे तोड़ नहीं पाओगे। एक ही झटके में तोड़ देती है। कहती है, अच्छी है, रस्सी इसे अंदर रख दो। तो इतनी देर में राजा के सैनिक आ जाते हैं। वहां पर सभी को पकड़ लिया जाता है क्योंकि उन लोगों ने उस पेपर का ही उल्लंघन किया था जिस पर कुछ देर पहले साइन किया था। सारे के सारे कहते हैं कि ये बुड्ढे ने हम लोगों को भड़काया, हम लोगों का ऐसा कोई इरादा नहीं था। मतलब एक एक पर्सन मुकर जाता है और सारा इल्जाम मुखिया पर लगा देता है। जो दूसरा आदमी होता है ना, उसके अंदर से बहुत बदबू आ रही होती है। सैनिक कहता, तुम भी चलोगे या नहीं चलोगे? सारा लिन फैमिली का जो प्लान था वो किसी और का नहीं, मियाओ क्लैन के ब्रदर और सिस्टर का था कि इस सारी लिन फैमिली को उसके घर में फंसाएंगे ताकि बहुत ही फ्रूट मिल सके, ताकि सेनमी है ना उसकी उम्र बढ़ाई जा सके और आगे चलकर वो पावरफुल कल्टीवेटर बन सके। कहते हैं कि चलो आक्रमण करते हैं, आज उसको मार डालते हैं। लेकिन सीनियर ब्रदर कहते हैं बाद में मौका मिलेगा। तो उस पर सेनमी कहते हैं कि सही बात है, हमें सीनियर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बाद में मौका मिलेगा। इधर हम देखते हैं कि कंपटीशन आने वाला होता है जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अभी वहां पर छिंछाओ भी जाती है। तो सैनिक कहता है, क्या सच में आप जाना चाहती हैं? वहां से तो आपको निकाल दिया गया। कहती है, बिल्कुल जाऊंगी, उन लोगों ने मुझे ट्रेटर बनाया है ना, आज जीत कर दिखाऊंगी, तब उन्हें पता चलेगा कि मैं कितनी पावरफुल हूँ। कहते हैं, लेकिन इस गधे से आप कब तक पहुंचेंगी? कहती है, किसी न किसी दिन तो पहुंच जाऊंगी और वो कम से कम मुझे उससे स्नेक से छुट्टी मिल जाएगी। वो घटिया स्नेक, उसे देखती हूँ तो गुस्सा आ जाती है, बदतमीज स्नेक गालियां दे रही होती है। सैनिक कहता है, सामने से कुछ दिख रहा है। मिस कहती है, वाह कितनी चमकदार रोशनी है। बोला, कह रही, आसमान में भी उड़ते हैं क्या? स्नेक डीमन आ गए होते? कहती है कि ये क्या, ये सामने क्यों आ गया? मैजेस्टी कहते हैं कि मुझे भला बुरा कह चुकी हो तो बताओ, या तुम्हारी खाल तुम्हारी बॉडी से अलग कर दूं? उसे अपने पास खींच लेते। कहती, तुम तो हैंडसम लग रहे हो। वो अभी सैनिक उन लोगों को देख रहा होता है। तो मैजेस्टी कहते हैं, तुम भी चलोगे क्या साथ में? कहता है, नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। वो उसी के साथ कैरेज में बैठी होती है। कहते हैं, क्या थोड़ा अपने ऊपर संयम रखोगी कि मैं तुम्हें यहीं पर किस करना स्टार्ट करूं? कहती है कि पता है, तुम बिल्कुल मेरे एक्स जैसे दिखते हो। एक्स मीन्स मेरे बच्चे को होने वाला फादर बहुत ही घटिया इंसान है, मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। कहते हैं, क्यों मिस कर रही हो क्या? मिस उस पर्सन को कभी भी मिस नहीं करूंगी, वो बहुत ही बेकार, क्या ही बताऊं क्या है। तभी उसे अपनी सैनिक की बात याद आती है कि बस सब्र रखना, प्लीज अपनी वाइफ पर अटैक मत करना। लेकिन इसने एक मन से ज्यादा सब्र नहीं होता, उसे कैरे से उठाकर नीचे फेंक देते हैं। कहते हैं कि इसे तो सहन करना मेरे बस की बात ही नहीं, वो नीचे गिर जाती है। कहते हैं कि अपने आप ही आए तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो जब होश आता है तो देखती है कि वो कहीं और ही आ गई है। कहती है, ये क्या, क्या मुझे रात में सपना आया था क्या? लेकिन आसमान में देखती है कि सब लोग टूर्नामेंट के लिए उड़कर जा रहे हैं। कहती है, अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। कहते हैं कि तुम्हारी पावर तो सारी चली गई है, तब भी तुम क्या टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहती हो? मन में सोचती है कि लगता है ये उन लोगों से अलग है, ये मौका मैं हाथ से नहीं छोड़ सकती, इसके साथ जाऊंगी। कहते हैं, स्पिरिट स्टोन चाहिए क्या? ले लो, लेकिन प्लीज मुझे अपने साथ लेकर चलो, मैं टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहती हूँ। और वो मन में सोचती है कि अच्छा ये झियो झुआंग है, एक दूसरी पीक का, अगर मैं इसके साथ गई तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये मुझे बचाएगा भी। कहते हैं कि तुमने तो पिछली बार टूर्नामेंट में मुझे हरा दिया था, इस बार तुम्हारे साथ चलने में ज्यादा अच्छा लगेगा। जा रही होती, कहती और तेज। कहते हैं, हाँ फिर टाइट पकड़ कर रखो। जाती है, कहती थैंक यू सो मच कि तुमने मेरा साथ दिया। कहते हैं कि हाँ, लेकिन तब भी तुम्हें संभल कर चलना पड़ेगा। कहती है, यहाँ पर स्पिरिट स्टोन पर हाथ रख के आगे जाया जा सकता है, लेकिन तुरंत ही उसे रोक लिया जाता है कि तुम्हें निकाला जा चुका है, इसमें हिस्सा नहीं ले सकती। लेकिन वो जबरदस्ती कॉपी खींच कर उस पर अपना नाम लिख देती है। कहती है कि जिसने लिख दिया मतलब वो
जाएगा। म्याओपी के तीनों डिस्पल आ जाते हैं कि तुम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जा सकती हो, तुम इसके काबिल भी नहीं हो। कहते तुम लोग अलाउड करोगे कि मैं जा सकती हूँ या नहीं जा सकती हूँ? तुम लोग तो जलन कर रहे हो ना कि कहीं मैं जीत ना जाऊँ, इस वजह से मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे हो। कि सेनमी हंस रही होती है, सेनमी के पास जाती है तो सेनमी उसे गाली देने लगती है कि तुम तो मेरे पैरों में गिरने के लायक भी नहीं हो, माफी मांगो तो शायद मैं तुम्हें जाने की अनुमति दे दूं। इतना सुनना था कि अब यहाँ पर जिंजा को गुस्सा आता है, दे थप्पड़ कम से कम 20 थप्पड़ मारती है, उसका मुंह पूरा लाल कर देती है, मुंह से ब्लड निकलने लगता है। कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे थप्पड़ मारा। कहती है हाँ, मुझे अगर अपने आप से कंपेयर किया ना तो सच बता रही हूँ तुम्हारा मुंह और भी लाल कर दूंगी और इस पे कोई रोक भी नहीं लगा सकता है। इतनी देर में सिनेमी रोने लगती है कि सिस्टर मुझे पता है कि आप मुझसे नफरत करती हैं, लेकिन मैंने तो आपको कभी भी कुछ भी नहीं कहा, तो आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? इस लड़की से मैं ना तो जलन करती हूँ, ना ही मुझे इसको देखकर गुस्सा आता है और ना ही मुझे इससे कोई मतलब है। कहती सीनियर सिस्टर प्लीज इस तरह मेरा मजाक मत उड़ाइए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप बहुत काबिल हैं तो मेरे साथ एक कंपटीशन कर लीजिए, उसमें जो भी जीतेगा ना वो उससे माफी मांगेगा। तो क्या आप माफी मांगने के लिए तैयार हैं? बिना पावर के मुझसे लड़ेंगी? कहती हाँ क्यों नहीं। वो उसी डिसिपल की तलवार खींच लेती है तो इस पर डिसिपल कहते तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है। कहती तुम दूर हटो। दोनों आमने सामने, अब बहुत तेज से लड़ाई उन दोनों के बीच में होने लगती है। वो उसके मुंह पर तलवार मार देती है। सिनमी के कहती है कि याद रखो कि मुझसे लड़ाई करने की कोशिश मत करना। वो अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करती है। सिनमी कहती है कि जाओ हेल में जाओ, लेकिन इतनी देर में उसकी तलवार पर अटैक होता है, उसकी तलवार पीछे चली जाती है और अब उसके सामने अपनी जिनझा तलवार करती है, मुंह पर लगातार लगातार घुमाती रहती है और खूब सारे डिजाइन बना देती है। कहती है तुम पहले भी कमजोर थी, आज भी कमजोर हो, आखिर तुमने मेरे चेहरे के साथ क्यों किया, पागल औरत। उसका भाई पीछे से अटैक करने चलता है, इतनी देर में उसी के ऊपर अटैक हो जाता है। पता चलता है कि वहाँ पर टोंकियन रैंकिंग नंबर 1 गॉड सीनियर सीयू आ चुके हैं। जितनी भी लड़कियां होती है, जितने भी लोग होते हैं, सब उसे देखकर बहुत खुश हो रहे थे कि कितनी हैंडसम है, काश मुझसे शादी कर लें। इतना सुनना था कि सिनेमी भी अपने मुंह पर कपड़ा बांध लेती है और सभी लोग उन्हें ग्रीट करने लगते हैं। कहते हैं कि आप यहाँ पर क्या करने हैं बताइए ना। सिनेमी कहती है कि पता है सीनियर सीयू, ये मुझे हमेशा ही फ्रेम करती थी, इसने मुझे जानबूझकर मारने की कोशिश की। कहती हूँ मैंने तुम्हें जानबूझकर मारने की कोशिश की। दोनों ब्रदर भी इल्जाम लगाते हैं। कहती है मैंने कुछ करने की कोशिश नहीं की, मन में सोचती कि ये है कौन, मैंने इसके बारे में सुना तो है। यानी ऊपर से ये मास्क आधा लगाया आधा नहीं लगाया, जाना पहचाना भी लग रहा है नहीं भी लग रहा है। सिनेमी कहती सीनियर आपको मैं सर्व करना चाहती हूँ। कहते हैं बताओ किस तरह सर्व करोगे। उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। कहते हैं कि तुम अभी मारी गई हो, तुम्हारा पेट नहीं भरा है और मार खाना चाहती हो। यहाँ पर आज तुम्हारा अंतिम दिन होगा अगर पीछे नहीं हटी। सारे डिस्पल उसके ऊपर खूब तेजी से हंस रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम्हारा आप पार्टिसिपेट इसमें हो चुका है और तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। उसका हाथ लेते हैं ऊपर, कहते हैं चोट लग गई। उसके हाथ को सही करते हैं और उसे एक चेट देते हैं। डिस्पल कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलोगी। कहती है हाँ बिल्कुल चलूंगी। उसके ऊपर हाथ रखता है तो इस पर सुयो को गुस्सा आ जाता है, धक्का मारकर पीछे गिरा देता है कि आखिर तुम दोनों का रिलेशनशिप क्या है। कहता है माफ करिएगा, आप गुस्सा मत करिए, हम दोनों का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, बस हम लोग दोस्त हैं। घूर कर वहां से सुयो चला जाता है। कहती है कि ये सीनियर मुझे क्यों घूर रहे थे, मेरा इनसे क्या लेना देना भला। अभी सबको रूम अलॉट कर दिए गए थे कि सभी लोग अपने अपने रूम में ही रहेंगे, लेकिन डिसिपल को अभी बहुत ही ज्यादा प्यार आ रहा था। जिनझाओ पर इधर हम देखते हैं किचन में बैठी होती है दासी उसके, तो उसको थप्पड़ मार देते हैं कि तमीज से नहीं लगा सकती। दोनों ब्रदर आ जाते हैं कि क्या हुआ, चेहरे पे दर्द तो नहीं हो रहा। कहती नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। मन में कह रही होती है कि दर्द तो बहुत हो रहा है। कहते हैं कि उससे हम बदला लेकर ही रहेंगे, कल जो कंपटीशन होगा उसको हम वहीं पर मारेंगे। कहती है ठीक है ब्रदर। जिनझाओ सो रही होती है तभी उसके पास एक डीमन आता है। कहता है कि सुंदर अच्छी है लेकिन इसे मार देता हूँ। जैसे मारने चलते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पर एक कठपुतली लेटी हुई है और पीछे होती है, उसे उसी रोप में बांध देती है। इमोर्टल रोप में, उससे वो निकल भी नहीं सकता। कहते तुम्हें कैसे पता है कि मैं यहाँ पर आने वाला था। कहती मुझे तो ये भी पता है कि तुम सिनमी के लिए काम करते हो। कहते क्या मतलब। कहती हाँ, और सिनमी ना बस तुम्हें यूज कर रही है, ये कहकर कि वो तुमसे प्यार करती है, बट वो तुमसे प्यार बिल्कुल भी नहीं करती, वो तो सब लड़कों से प्यार करती है। कहती झूठ बोल रही हो तुम। नेक्स्ट उसके ऊपर किसी चीज से अटैक होता है। कहती है डीमन क्लैन के लोग यहाँ पर कैसे आ गए। बाहर निकलती है, कहती है इतनी जल्दी भाग गए, लेकिन मुझे क्यों जलन हो रही है। हर लड़का बस उसी के पीछे क्यों पागल है, मेरे पीछे कोई क्यों नहीं पागल है। मुझे उससे इतनी जलन, मुझे उससे जलन नहीं होनी चाहिए। सारे सीनियर लोग आ जाते हैं और खड़े होते हैं एक जगह पर जहाँ पर सिनमी कहती है कि डीमन की आहट यहाँ पर आई है, देख लग रहा है वहीं पर डीमन है, चलो ना हम लोग वहाँ पर ढूंढते हैं मास्टर। इस पर सुयो कहता है कि तुम्हें बहुत पता है कि वहाँ पर डेमोनिक एनर्जी है। कहती है नहीं, बस मुझे फील हो रहा था। कहते हैं ये फील हो रहा है तुम्हें, यहाँ पर कहीं तुम्हें कुछ भी फील नहीं हो रहा है, जानबूझकर ऐसा कर रही हो तुम मुझे लगता है। वैसे भी मास्टर आपको सोचना चाहिए कि जब से आप इसके करीब आए हैं आपका दिमाग उल्टा चलने लगा है।
मास्टर सोचते हैं सही कहा, जब से सिनमी करीब आई है मैं कुछ ज्यादा ही उल्टा सोचने लगा हूँ। अचानक से वहां पर सुयु का लॉकेट फिर से चमकने लगता है। कहते हैं कि दो दो के हिस्से में बट जाओ और डीमन को ढूंढना स्टार्ट करो। सनमी कहती है कि मैं सुयु के पीछे जा रही हूँ, आप लोग भी अपने हिस्से में बट जाइए। अब वो लगातार सुयु के पीछे जा रही होती है। कहती है कि अगर मैंने सुयु का दिल जीत लिया ना तो मेरा कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। उसे पकड़ने चलती है तो सीनियर पीछे हट जाते हैं। कहते हैं मेरा पीछा क्यों कर रही हो? कहती है कि वो मेरे पैर में दर्द हो रहा है, क्या आप मुझे उठा सकते हैं, यहाँ पर लेकर चल सकते हैं? कहते हैं पैर में दर्द हो रहा है ना तो डॉक्टर के पास जाओ, मेरे पास नहीं। कि झिंझाओ के ऊपर जो है किसी ड्रग का असर हो गया था। कहती है कि मुझे रियल और फेक में असर ही नहीं पता चला। सिनमी कहती है देखो बदतमीज कहीं कि कैसे रिएक्ट कर रही है, इसी के ऊपर डीमन का साया है, इसे जल्द से जल्द यहाँ पर मार देना चाहिए था कि इसकी रियल आइडेंटिटी सबके सामने आ जाए। कहती मैं चाह रही हूँ इसको मारने के लिए, लेकिन सुई पहले उसे बेहोश कर देता है और जाता है। कहता है कि चलो मेरे साथ। पता चलता है कि वो मॉडर्न एरा आ गई है और वहां पर अभी उसे बॉस ने बहुत ज्यादा काम दे दिया था। कहती मैं ये काम कैसे करूंगी, सबकी शक्ल ना जानवरों की तरह दिख रही होती है। कहते जाओ सीईओ ने बुलाया है तुम्हें। अंदर जाती है। कहती बॉस मैं इतना काम नहीं कर पाऊंगी, बॉस वहां पर कोई और नहीं स्नेक डीमन होते हैं। कहती आप यहाँ पर कैसे आ सकते हैं बताइए ना। कहते मेरे साथ एंगेजमेंट करो, अब मैं तुम्हें घर में रखूंगा, तुम्हें यहाँ से नहीं निकलने दूंगा, तुम मेरे से बच्चों को पैदा करोगी, मेरी केयर करोगी। कहती नहीं प्लीज मुझे कैद मत करो, मुझे कैद मत करो। स्नेक डीमन कहते क्या हुआ, किस तरह की डिजायर तुम झेल रही हो मुझे बताओ ना। वहां पर वो उसको किस कर लेते हैं और उसके अंदर की जितनी एनर्जी होती है ना अपने अंदर ले लेते हैं। उसको और किस करते हैं और किस करते हैं। कहती दूर हटो, आकर तुम्हें क्या हुआ? कहते हैं तुम्हारे अंदर की जितनी नेगेटिव एनर्जी थी मैंने ले ली। उसके चेहरे से मास्क हटाती तो देखती है। कहती है कि तुम यहाँ पर। अब यहाँ पर स्नेक डीमन अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है। पता चलता है कि उसके ऊपर पॉइजन का असर किया गया है, अगर एंटीडोट नहीं मिला ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। कहती है मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करूंगी। लेकिन स्नेक डीमन को अब हेलुसिनेशन हो रहे होते हैं कि जो सामने लड़की है वो उसकी कजिन है जो उसके साथ रात बिताना चाहती है। कहती कजिन मुझसे दूर मत जाओ, कहते मेरे पास मत आओ, दूर हटो। कहती मैं हूँ, मेरी बात सुनो ना प्लीज। लेकिन कजन बहुत ज्यादा डर जाता है और उसका गला दबाने लगता है कि मैं मार डालूंगा। वो कहती मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताऊंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करने के बाद, उसको किस करने के बाद भी वहाँ पर वो नहीं रुकते, उसका गला दबाते रहते हैं। कहती है कि तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आती हूँ। कहती है किसी भी तरीके से मुझे जो है सुयु को बचाना ही पड़ेगा। ऊपर से ये अपनी कज़न से प्यार करता है, मुझे क्या, सबसे पहले इसकी हेल्प करती हूँ। इधर हम देखते हैं कि सिनमिन कहती है कि तुम्हारे अंदर अब कुछ भी नहीं बचा, अब तुम पूरी तरीके से बर्बाद हो जाओगी। दरवाज़ा खुलता है, वहाँ पर वो आती है और बहुत तेज़ से सिनमिन को मारती है। कहती है कि मुझे एंटीडोट दे दो। कहती है कैसा एंटीडोट? मुझे क्या पता कौन सा एंटीडोट के बारे में बात कर रही हो? कहती है मुझे सब कुछ पता है कि तुम डीमन से मिली हुई हो, तुम ही काम कर रही हो, तुम ही ने मुझे मेरे पास भेजा था। कहती क्या तुम्हें सब कुछ पता है? कहती हाँ मुझे पता है। एंटीडोट दे दो। कहती दे रही हूँ। उसके ऊपर पाउडर डालने चलती है। देखते हैं कि झिंझा उसका ही हाथ पकड़ लेती है और पलट कर उसी के ऊपर पूरा पाउडर डाल देती है। उसका पूरा चेहरा पर्पल हो जाता है। कहती है कि अच्छा तो ये एंटीडोट है? कहती है कि ये एंटीडोट मेरा है, प्लीज मेरा एंटीडोट मुझे दे दो। अपना चेहरा देखकर वो डर रही हो तो तुरंत ही चेहरे पर मास्क बांध लेती है। वहां पर डीमन आ जाता है। कहता है कि तुमने आखिर मेरी सिनमिन के साथ क्या किया है? कहती है कि प्लीज मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। कहते हैं लेकिन तुम तो किसी और से प्यार करती हो ना, कितनों से प्यार करती हो? कहती ऐसी बात नहीं है, तुम्हें किसने बता दिया? ये कि और ये तुम्हारा पर्पल चेहरा कैसा हो गया? बताओ ना, बताओ ना। उसे लगातार वो हिलाता रहता है काफी देर तक। उसको चक्कर आने लगता है। कहती प्लीज हिलाना बंद करो। तो यहाँ पर झिंझा बोलती है कि एंटीडोट मेरे पास है, लेकिन जो तुमने मुझे पॉइजन दिया था उसका एंटीडोट मुझे दो। कहते हैं पहले एंटीडोट पास करो, उसके बाद मैं तुम्हें दूंगा। कहती मैंने कहा ना दो। तुरंत ही एंटीडोट ले लेती है। कहती है कि एंटीडोट मुझे मिल चुका है, लेकिन सिनमिन नोटिस करती है कि उसमें एंटीडोट है ही नहीं उसका। कहती है एंटीडोट तो मुझे। कहती कुछ नहीं दूंगी और उसके ऊपर अटैक करके वहां से भाग जाती है। वापस आती है। कहती है कि तुम ठीक हो जाओ, प्लीज जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। एंटीडोट का असर होते ही वो कहती है कि तुम्हें अपनी कजिन से प्यार है क्या, तो तुम उसके पास क्यों नहीं चले जाते? कहती है अरे तुम पागल हो क्या, वो मेरी कजिन है, मैंने उसे सिर्फ सिस्टर की तरह देखा। कहती मुझे तुम पर पूरा यकीन है, वैसे भी हमारा बच्चा जो है अब बहुत अच्छे से रहेगा, हम दोनों उसे मिलकर पालेंगे। इधर हम देखते हैं कि झिंझाओ को वो लग मार नहीं पा रही थी, इसकी वजह से तीनों में लगातार गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। कहते हैं कि अब क्या किया जाए बताओ ना। कहती है कि ब्रदर उसने मेरा चेहरा भी खराब कर दिया है। अब ये मास्टर कहते हैं ठीक है, चिंता मत करो, जब कल कंपटीशन होगा तो तुम्हें अच्छा मौका मिलेगा। कहती है कि हाँ, पहले कंपटीशन के दौरान ही मैं उसे मारूंगी। मास्टर कहते हैं कि देर मत करना। मास्टर कहीं सुयु ने कुछ किया तो? कहते हैं वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, कंपटीशन के अंदर जाने की अनुमति उसको नहीं दी जाएगी।
वहाँ पर सबको एक साथ खड़ा किया जाता है और एक द्वार बनाया जाता है कि अंदर जाओ, कोई भी मास्टर तुम लोगों की हेल्प नहीं कर पाएगा। ग्रुप में चाहो तो ग्रुप में, अकेले भी ये गेम खेल सकते हो। जो डिस्पल होता है ना, वो जिनजाओ के साथ अपना मैचअप करना चाहता है कि हम दोनों की जोड़ी अंदर जाएगी तो जीत कर आएंगे। साथ में देखकर सुयु को गुस्सा आ जाता है, हाथ पकड़कर वहां से लेकर जाता है। सब देख रहे होते हैं कि आखिर इन दोनों लोगों के बीच में क्या चल रहा है। कहते हैं कि कल तुमने कहा था कि तुम किसी भी लड़के के साथ नहीं रहोगी, ना ही तुम मुझे धोखा दोगी और बच्चे को हम दोनों मिलकर पालेंगे। कहती कहा था, लेकिन अब क्या मैं लोगों से बात ही करने छोड़ दूंगी? जलन हो रही है क्या तुम्हें? कहते भला मुझे क्यों जलन होगी? कहती हो तो रही है, मुझे साफ दिख रहा है। कहती ठीक है, एक बार मास्क उतारो, तुम्हारा चेहरा देखना चाहती हूँ। तो उसका चेहरा देखकर वो खुश हो जाती है। अब स्टोन दिया जाता है कि अगर तुम लोगों को बाहर आना है तो स्टोन को रगड़ देना और वहां से बाहर आ सकते हो। कहते हैं ठीक है चलो। एक-एक करके अभी वहाँ पर सब अपनी जोड़ी बनाने के लिए जाते हैं, लेकिन जो बाकी के डिस्पल होते हैं ना, वो बिल्कुल भी जो है सुयु को डिस्पल नहीं बनाना चाहते थे। कहती है कि मैं भी तुम लोगों के साथ नहीं रह सकती, तुम लोग अपना अलग-अलग गेम खेलो। इधर हम देखते हैं कि मियाओ पी के तीनों लोग कहते हैं कि आज उसको यहाँ पर मार देंगे और सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। जो दूसरे पीक के लोग होते हैं उनसे जाकर जिनजाओ मिल जाती है, कहती है कि मैं तुम लोगों को ज्वाइन कर सकती हूँ, तुम लोगों का टीचर भी दिलवा सकती हूँ। कहते हैं ठीक है, लेकिन तुम पर यकीन कैसे करो? तो अपना स्टोन उन लोगों को दे देती है। कहती है ये मशरूम 900 ईयर्स से ओल्ड मशरूम है, तुम लोग इसे ले लो, ये मैंने तुम लोगों के लिए छोड़ा है। जाकर अपना पीछे बैठ जाती हूँ, वहाँ पर लाखों डीमंस आकर अटैक कर देते हैं। वो लोग गोल घेरा भी बनाते हैं, लेकिन डीमंस उन लोगों को छोड़ते ही नहीं। कहते हैं कि अब हम लोगों के पास सिर्फ एक रास्ता है कि हम लोग यहाँ से बचकर भाग चले। तभी हम देखते हैं कि मास्टर आते हैं और उन सबको ले जाने की बात करते हैं। कहती ये मशरूम तो मैं लेकर जा रही हूँ, तुम लोग सब बेवकूफ हो जो मेरे झांसे में आ गए। पत्थर होता तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नकली होता है। कहते तुम लोग यही डिजर्व करते थे। मास्टर उन सबको वहां से भेज देते हैं। यहाँ का सिर्फ एक ही मकसद था कि सबको बेवकूफ बनाकर यहाँ से बाहर भेज दिया जाए। मशरूम दूसरे पेड़ के नीचे लगाती है और जो दूसरे पीक के लोग आते हैं उसे उठाने की कोशिश करते हैं तो पेड़ में फंस जाते हैं। कहते तुमने ये जानबूझकर किया ना। उन सबके पत्थर नीचे गिरा देती है, तोड़ देती है, उन सबको भी मास्टर बाहर फेंक देते हैं। कहते तुम बार बार कैसे? कहती माफ करिएगा मास्टर, मैं बार बार ही दिखाई दे रही हूँ। फिर हम देखते हैं कि आधे से ज्यादा लोग बाहर आ चुके होते हैं, लेकिन ये बताने में शर्म महसूस हो रही होती है कि एक पागल लड़की की वजह से वो लोग बाहर आ गए, इसी वजह से सबके सब छिपाते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पर लड़कियां भी आ जाती हैं जो मुस्कुरा रही होती है। कहते हैं कि ये सब मुस्कुरा क्यों रही है हारने के बावजूद भी? कहते बताओ तुम लोग क्यों मुस्कुरा रही हो? कहती है अरे हम लोगों ने वहां पर ना स्नेक डीमन को देखा जो बहुत ही हैंडसम लग रहे थे, पहली बार उनका चेहरा देखने को मिला। कहते हैं कि कैसे? अब वहां पर जब वो लोग पूरी झलकियां देखते हैं, पता चलता है कि ये सारी जिनजाओ की चाल थी उन लड़कियों को बाहर निकालने की। मास्टर खुद पहली बार स्नेक डीमन की शक्ल देखकर ना मोहित हो जाती है। पता चलता है कि उसने स्नेक डीमन का रूप ले लिया था। सारी लड़कियां उसे चिपक रही थी। कहती वाह क्या स्किन थी, क्या हाथ थे, मुझको धीरे-धीरे छू रहे थे, मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। लेकिन तभी पता चलता है कि उसके ऊपर कोई अटैक करने आया है। कहती तुम लोग मुझे पनिशमेंट देने आए हो क्या? कहते हाँ आज पनिशमेंट देकर ही रहूँगा और कितनी अच्छी बात है ना कि तुम्हें यहाँ पर कोई बचाने नहीं आया। वो नाटक करती है कि तुम लोग भला मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? पता चला ना तो तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी। वो अपनी थोड़ी-सी पावर का यूज़ करती है तो वो लोग पागलों की तरह हँसने लगते हैं। मेरा बनाओ और आज इसका अंतिम दिन यहाँ पर होना ही चाहिए। तीनों मिलकर अटैक करने चलते हैं, लेकिन एक ही अटैक में उन तीनों को ढेर कर देती है नीचे। उसका भाई कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसका तलवार आर पार कर देती है। कहती सबसे बेवकूफ तो तुम हो। उसके बाल पूरे निकाल देती है। कहती अब तुम सबकी हंसी के पात्र बनोगे, तुम्हें कोई भी देखेगा ना तो सिर्फ हंसेगा। सीनियर ब्रदर कहते तो मुझसे लड़ाई कर लो। कहते सिस्टम मुझे पावर दो, और उसकी पावर गॉडेस वाली पूरी हो जाती है, जहां पर उसके सामने तीनों टिक भी नहीं पाते हैं। सब माफी मांगने लगते हैं कि माफ कर दो, इस सिनमिन की वजह से सब कुछ हुआ, इसी ने सब कुछ किया। सिनमिन कहते हैं तुम सब बेवकूफ हो, मेरे ऊपर इल्जाम क्यों लगा रहे हो? तभी हम देखते हैं कि वहां पर डीमन आ जाता है और उसके जूनियर ब्रदर उसको उसका गला पकड़ लेता है कि मेरी बहन को जाने दो वरना बहुत बुरा होगा, और तुरंत ही उसका गला तोड़ देता है, मीन्स उसे मार देता है। सीनियर ब्रदर कहते हैं तुम डीमन थी, तुमने हम सबसे झूठ बोला, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? कहती हाँ डीमन थी और तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हो। जो जिंजा होती है कहती बस तो तुम भी नहीं सकते हो। कहता प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई सिस्टर। कहती भी नहीं बिल्कुल भी नहीं, और तलवार आर पार कर देती है। मास्टर को सब कुछ पता चल चुका होता है और ये भी पता चलता है कि डीमन ने पूरे पीक को घेर लिया है। सबके सब कहते हैं कि तुम कितनी दुष्ट हो। वहां पर डीमन गॉड भी आ जाते हैं, लेकिन इतनी देर में जो सुयु है ना उसने अपनी पावर के जरिए
चारों तरफ एक पहरा बिछाया था, पहले से इंतजाम करके रखा था। कहते हैं कि वहाँ पर झिंझाव भी बाहर आती है, कहते हैं तुम ठीक तो हो ना? तो पता चलता है कि पूरे डीमन क्लैन को फिर से बंदी बना लिया गया, तो वो रोने लगे। कहते हैं मास्टर मैं तो आपकी इतनी लाडली थी, प्लीज मुझे माफ कर दो, एक मौका और दे दो। मास्टर कहते हैं दूर हट जाओ, मैंने तुम पर भरोसा कैसे किया? वो चाकू मार देते हैं। कहती है कि पता है ये डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज की चाकू है, जिससे कोई भी नहीं बच सकता, मतलब कोई भी नहीं। सारे डिस्पल एक साथ अपनी एक तलवार को इकट्ठा करते हैं और उसकी तलवार आर पार कर देते हैं और उसकी तुरंत ही वहां पर डेथ हो जाती है। हवा में तो फर्स्ट आ गए, लेकिन पीछे वही डिस्पल बाहर निकलता है। कहते हैं क्या डिस्पल बाहर निकला? ये सबसे लास्ट में निकला है, मतलब ये नंबर 1 है गया है, मैं यहाँ पर भी पीछे रह गई। बेहोश हो जाती है। अभी उसे स्नेक क्लैन मीन्स टेंशन क्लैन ले जाया जाता है। कहती है मदर इन लॉ से मिलने का टाइम है और मुझे बहुत डर लग रहा है। कहते हैं डरने की क्या जरूरत है, खा थोड़ी ना जाएंगी। कहती है लेकिन डर तो लग रहा है ना। मदर इन लॉ कहती है कि तुम ही हो, बहुत ही सुंदर हो। कहती है वाह, आवाज से तो काफी सुंदर लग रही है, प्लीज बाहर निकलो। जैसे ही बाहर निकलती है तो उसको देखकर उसका इतना बड़ा मुंह खुला रह जाता है कि आप औरत ही है ना, बताइए ना। कहती क्या मुझे क्यों देख रही हो? तुमने इमेजिन नहीं किया होगा ना कि इतनी हट्टी कट्टी तुम्हारी मदर इन लॉ हो सकती है। कहती नहीं, मैं तो कह रही थी आप कितनी प्यारी हैं। मदर इन लॉ हंसने लगे। कहती हाँ सही है, तुम भी अच्छी हो, अच्छे से खाओ पियो ताकि मेरे जैसे ही बच्चे पैदा हो। कहती ठीक है मदर इन लो ठीक है। आगे वहाँ पर उसकी कजन आने वाली हो तो मैजिस्ट्रेट उसका हाथ पकड़ कर लेकर भाग जाते हैं। तो उसका डिलीवरी का टाइम था, वो चिल्ला रही होती है। उसकी माँ कहती है तुम्हें रोता हुआ देखकर मेरे दिल के 1000 टुकड़े हो रहे हैं, लेकिन बेटा दर्द तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, मुझसे कुछ नहीं होगा मदर, मुझसे कुछ नहीं होगा। उसके फादर कहते हैं पता नहीं मेरी बेटी को कितना दर्द हो रहा है। तो स्नेक डीमन कहते हैं क्या सच में इतना दर्द हो रहा है? तो कहते हैं हाँ, तुम न स्नेक क्या जानो कि दर्द क्या होता है। वो नीचे बैठ जाता है तुरंत ही, घुटनों के बल कि मेरी वाइफ की रक्षा करना। इधर हम देखते हैं कि बड़ी मुश्किल से उसने एक बेटे को जन्म दिया। कहते हैं कि अभी और है, अभी और है। अब स्नेक को बच्चे होते हैं तो कम से कम 10-12 तो होते ही हैं। सेम उसके साथ बेचारी के साथ भी यही हो रहा था। 10 बच्चों को पैदा करने के बाद बोलती है कि सुयू मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी मैं तुम्हें। और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।